मित्रों, आप सभी का साझा संसार, भारतीय ज्ञानपीठ, विश्वरंग व वनमाली सृजन पीठ की ओर से साहित्य का विश्वरंग आयोजन में रमा जी, आप म्यूट पे हैं। मित्रों नमस्ते। आप सभी का साझा संसार, भारतीय ज्ञानपीठ, वनमाली सृजन पीठ व विश्वरंग के साहित्य का विश्वरंग आयोजन में हार्दिक स्वागत है। चौबे जी आज की अध्यक्षता करेंगे, शायद आ जाएं, हमें इंतजार रहेगा। उनका भी हार्दिक स्वागत है। लीलाधर मंडलोई जी का भी बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। आज का जो आयोजन है वह विश्वरंग के सक्रिय सदस्य महेंद्र गगन जी की याद में समर्पित है। हमारे बीच आज पोलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, घाना से, भारत से, टोबैगो, ट्रिनिडाड से प्रतिभागी उपस्थित हैं मंच पर। आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है। तकनीकी संचालन आज आशीष कपूर जी के हाथ में है और आज के मंच का संचालन का भार शिवांगी शुक्ला जी के हाथ। मंच को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि आज हम एक विशेष काल से गुजर रहे हैं। मानवता की कराह सुनते हुए हमें 1 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है। हालत बदतर हो रहे हैं। रोज अपने प्रियजनों की मरने की सुनते हैं। अब तो ऐसा समय है कि फोन करने और हाल चाल पूछने से भी डर लगता है। बहुत दुखदाई और कठिन समय है। सोशल मीडिया और ई अखबार को खोलकर पढ़ने को हिम्मत जवाब दे जाती है। मरने वालों की संख्या बढ़ता हूं तो भीड़ दिखाई देती है। मातम का कोहराम सुनाई देता है। विश्व भर में अनगिनत लोग इस महामारी में मारे जा चुके हैं और हमारे बहुत सारे साहित्यकार भी मौत का शिकार हुए हैं कोरोना की वजह से। मैं साहित्य का विश्वरंग की ओर से इन सभी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, मौत की सूची में एक की संख्या भी अधिक होती है। बहुत असह्य है ये, बहुत ही पीड़ादायक है। बीते सप्ताहों में मैंने संजय राठौड़ जी की फेसबुक पोस्ट जो है वो शोक संदेशों से भरी हुई है। जो कभी आपके और मेरे करीबी थे वे हमारे साथ नहीं हैं। जनवरी माह में मैं भोपाल में था जब महेंद्र गगन जी से मिलना हुआ। उनसे मिलने पर उस समय ये पता नहीं था कि यह मुलाकात आखिरी है। आज विश्वास नहीं होता कि महेंद्र गगन जी हमारे बीच नहीं है। मेरा परिचय उनसे उनकी कविताओं के माध्यम से हुआ। उनके लिखावट की सहजता में उनके सरल हृदय व्यक्तित्व की झलक हर कहीं दिखाई पड़ती है। वे मुझे अखबार का हर अंक व्हाट्सएप पर भेजा करते थे। मैं उनके अखबार के पन्ने उनके मन के रंगों में रंगे होते मैंने पढ़े हैं। आज मैं उन्हीं की याद में उनकी एक छोटी सी रचना आपके साथ पढ़ रहा हूं जो मानवीयता से ओतप्रोत है। कविता का शीर्षक है दोस्त। आईना टूट गया, आईना टूट गया, एक दोस्त रूठ गया। आईना टूट गया, एक दोस्त रूठ गया। रिश्ते क्या हैं, रिश्ते क्या हैं, परस्पर मिल्कियत हैं। दोस्त ही हैं जो गैर जरूरी जरूरत हैं। दोस्त का होना स्वयं का होना है। दोस्त हमारी मुलाकात है। ऐसे थे महेंद्र गगन जी, ऐसी थी उनकी दोस्ती।
भोपाल में मेरी पुस्तक पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर की स्याही अभी सूखी नहीं है, ऐसे मित्र को सत सत नमन। मित्रों, युद्ध काल में ओज का सृजन रचनाकार का दायित्व बन जाता है, वह बलिदान के लिए सिर मांगता है। आज समय अलग है, आज समय बिल्कुल अलग है। सर्वत्र महामारी का हाहाकार है। मृत्यु के मुंह में असमय जीवन जाने की बात और असमय मौत से जीवन को बचाने की बात करने की जिम्मेदारी भी आज रचनाकार की है। वह इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। जन्म और मृत्यु ये दोनों अस्तित्व का अटूट हिस्सा हैं। जीवन मृत्यु को ओढ़कर जन्म लेता है। दो पैरों पर खड़े मानव की जिम्मेदारी जीवन प्रक्रिया को आगे चलाते रहने की है। इसलिए हमें साहस बनाए रखना होगा और मानवता की सेवा हमें हर कदम पे करनी होगी। आज मित्रों, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि बलराम गुमास्ता जी, जो पिछले कई दिनों से अस्पताल में थे और उनके समाचार हालांकि मुझे मिलते रहते थे और वे कई दिनों तक कोरोना ग्रसित रहे, वे आज अब हमारे साथ इस समय मंच पर उपस्थित हैं। इससे बड़ी खुशी क्या होगी। उनके लिए जोरदार तालियां। और नमस्कार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देते हुए शिवांगी जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच को आगे बढ़ाएं। शिवांगी जी, नमस्ते। धन्यवाद रामा जी। आप सभी गुणीजनों का स्वागत है इस मंच पर। भारतीय ज्ञानपीठ, वनमाली सृजनपीठ, विश्व रंग एवं साझा संस्कार नीदरलैंड्स का आयोजन साहित्य का विश्व रंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि रामा जी ने बताया, आज हमारे साथ यूके, भारत, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ट्रिनिडाद टोबैगो के रचनाकारों की कहानियां एवं संस्मरण के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। और जिस तरह से हमारा भारत देश इस कोरोना काल से जूझ रहा है और इस विपत्ति का सामना कर रहा है, कई अभावों के होते हुए हम लोगों के पास एक ही जड़ी बूटी अभी फिलहाल मौजूद है, जो कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हम सबको स्ट्रॉन्ग रहना है, मजबूत रहना है, इसका सामना करना है। हमारे बीच कई रचनाकार, कई साहित्यकार, कुंवर बेचैन जी, राजन दादा, महेंद्र गगन जी जैसे कई नाम अब हमारे बीच नहीं है, मगर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे सबसे पहले मौजूद हमारे बीच तिथि रानी जी, जो कि जन्मी है जबलपुर मध्य प्रदेश में, फिलहाल जो यूके में है। भारत की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में कविताएं, लेख, कहानियां, साक्षात्कार इनके प्रकाशित होते रहते हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी में रचनाओं का पाठ, कविता कोश में कविताएं सम्मिलित। 2019 में यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन पत्रिका वर्ड्स एंड वर्ल्ड्स में अंग्रेजी कविता के प्रकाशन के साथ ही हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी में लेखन प्रारंभ। किताब पहला कविता संग्रह प्रार्थनारत बरपति भारतीय ज्ञानपीठ से 2018 में प्रकाशित। दूसरी किताब 2019 में सर्वभाषा ट्रस्ट से प्रकाशित साझा काव्य संग्रह हाँ कायम में कविताएं शामिल। ऐसे ही उनके परिचय का बहुत ही लंबा चिट्ठा मेरे सामने मौजूद है। भारतीय उच्चायोग लंदन की डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी हिंदी साहित्य प्रकाशन अनुदान योजना के तहत पहले कविता संग्रह की पांडुलिपि सम्मानित। आधारशिला फाउंडेशन का हिंदी गौरव सम्मान, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रतिष्ठित वागीश्वरी सम्मान। इन सभी सम्मान से रथ हमारे बीच तिथि दानी जी का मैं मंच पर स्वागत करती हूँ और उनके आरंभ करें अपना गद्य पाठ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना बृहद मेरा परिचय देने के लिए और आज मुझे ये अवसर देने के लिए, जब हम सब बहुत कठिन दौर में जी रहे हैं और अपने दिल और दिमाग को राहत पहुंचाने का हर तरीका हम इख्तियार करना चाह रहे हैं और मेरी भी यही कोशिश है। तो आज जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो संस्मरण है एक, और ये मेरे अपने स्वभाव के काफी विपरीत है। मैं हमेशा कविताएं पढ़ती हूँ, पर आज मैं संस्मरण पढ़ूंगी जो मैंने खास तौर पर अपने पिताजी के लिए लिखा है। और ये समावर्तन के विशेष अंक जो
मेरे पिताजी राजेंद्र दानी को समर्पित था, उसमें आया था। और तो शुरू करती हूँ। इसका शीर्षक मैंने दिया है, आत्मा हर उस चीज को जिसे वह पाना चाहती है पा ही लेती है। कुछ खास तरह का संगीत और कुछ घटनाएं हमारे जीवन में कुछ बेहद खास व्यक्तियों का प्रतीक बन जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों में से एक मुझे अपने पिता लगते हैं। इसलिए जब मैं देवानंद का वो गीत मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया सुनती हूँ, तो मेरे मन मस्तिष्क में अपने पिता, जिनको मैं पापा कहकर बुलाती हूँ, उनकी छवि उभरती है। पिता हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मेरे लिए भी ये कोई अपवाद नहीं है। मेरा अनुभव मुझे ये एक गहरा विश्वास दिलाता है कि बचपन में पिता की भूमिका पर्दे के पीछे रहने वाले निर्देशक की तरह होती है और यह हमारा चरित्र और व्यक्तित्व गढ़ रही होती है, और हम एक नखरीले किरदार की तरह अक्सर अंदर से अपनी मनमानी न कर पाने के लिए खींच रहे होते हैं। लेकिन परिपक्वता की सीढ़ी पर पहला कदम रखते ही हमारी स्मृतियों के पखेरु सुकून, आराम और सुरक्षा की तलाश में अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं, जहां से अगली सुबह दाना पानी जुटाने के लिए जरूरी ईंधन और आत्मविश्वास हासिल होता है। पिता यही घोंसला बनाते हैं और हमारे पंखों को उड़ने की ताकत देते हैं। वे आगाह करते हैं कि चोट तो लगेगी ही सफर में, लेकिन उसकी मरहम पट्टी करने के बाद बिस्तर नहीं पकड़ना है, बल्कि दुगुने आत्मविश्वास से मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। इन सब बातों का अंतर्ज्ञान किसी को नहीं होता। यह अनुभव हमें पिता का दिया हुआ उपहार होता है। सामान्य तौर पर बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, इन तीनों स्थितियों में हम पिता के समग्र योगदान को जानते समझते अनजान बने रहते हैं, क्योंकि जीवन अपनी आपाधापी चुनौतियों और तमाम तरह के आकर्षणों के साथ हमें सांप समझकर बीन बजाता रहता है। जब हम एक पर्याप्त परिपक्व उम्र, जब अपनों के प्रति संवेदनशीलता हमारे दैनिक चिंतन मनन में शामिल हो जाती है, उसकी पायदान पर पहुंचते हैं, हमारे पास बहुत कम मौके बचते हैं जब हम अपनी ओर से पिता का कुछ सहयोग कर सकें। साथ ही समय और स्थान अनुकूल हो तो सेवा भी। मेरा जीवन और अपने पापा से रिश्ता भी इससे इतर नहीं है। ऐसी कई बातें हैं जिनमें मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। ऐसी ही एक बात यह है कि पापा ने कभी मुझ पर बेवजह और गैर जरूरी अनुशासन नहीं थोपा कि इतने घंटे पढ़ाई करनी है और इतने प्रतिशत लाना है, या अमुक विषय लेकर ही करियर की दिशा निर्धारित करनी है। लेकिन दूसरी तरफ 3-4 वर्ष की आयु से ही मुझे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अपनी कल्पनाओं और फंतासी को मूर्त रूप देने की कोशिश या अपनी चित्रकारी के जौहर दिखाने के लिए अपने या किसी और के घर की दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे नहीं रंगने हैं। आज मैं यह कह सकती हूँ कि पापा ने मेरे लिए हमेशा ऐसा वातावरण बनाया जिसमें मस्ती करने की भरपूर आजादी में मुझे ध्यान रखना था कि किसी तरह का नुकसान ना हो। ये नुकसान चीजों की टूट फूट से लेकर किसी की भावनाओं को आहत ना होने देने की समझदारी तक व्याप्त था। कुछ अच्छी बातें जो कभी जीवन का एक हिस्सा लगती थी, वह पापा के रिटायरमेंट के साथ ही बदल गई। जैसे जब भी पापा की तनख्वाह का दिन होता था, तो मैं घड़ी पर नजरें गड़ाए रहती थी कि अभी पापा कटंगी से बड़े वाले गुलाब जामुन लाते होंगे। शाम के 6 बज जाएं तो गुस्से और चिढ़ के बादल मुझे घेर लेते थे। बार बार अपनी मम्मी से शिकायत करती थी कि देखो 6 बज गए शाम के और पापा अभी तक नहीं आए, कितनी देर कर दी, क्या करते रहते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद शाम को घर में कुल्हड़ वाले गुलाब जामुन आना पक्का होता था। कुछ समय बाद पापा के स्थानांतरण के बाद यही गुलाब जामुन कभी मलाई रोल तो कभी संदेश, जो एक बंगाली मिठाई होती है,
उसमें बदलते रहे, लेकिन मिठास हर कीमत पर दुगनी होकर घर आती रही। मुझे याद है मेरे मिडिल स्कूल के दौरान कई बार पापा मुझे स्कूटर पर स्कूल छोड़ने गए हैं, तो मेरी सहपाठी मित्र मुझसे पूछती थी कि क्या ये तुम्हारे बड़े भाई हैं? मैं मन में बहुत खुश होती थी और फक्र महसूस करती और कहती, अरे भाई कहाँ से लग रहे हैं, ये तो मेरे पापा हैं। मैं उनकी पुरानी फोटो देखकर अक्सर पूछती थी कि पापा आप फिल्मों में क्यों नहीं गए, इतने हैंडसम हो फिर भी। वे इस बात का मुझे कोई जवाब नहीं देते थे। वे सच में इतनी आकर्षक छवि के मालिक रहे हैं कि उनके कॉलेज के दिनों की एक शानदार तस्वीर को चुराने की नाकाम कोशिश हुई थी। इसमें वे अपने एक दोस्त के साथ हैं। इसमें नजर आते उनके बाल जो घने काले और लहरदार हैं, उस पर लंबी गठीली काठी किसी को भी बार बार वह तस्वीर देखने पर मजबूर करने का मादा रखती है। इसी को अचानक घर में घुसा एक चोर कोट की जेब से निकालकर भागने की फिराक में था, लेकिन मेरी दादी को उसकी छाया दिख गई, जिससे वे दूसरे कमरे से दौड़ते हुए आई और उस चोर को धर दबोचा। हड़बड़ाहट में वह फोटो को तोड़ मरोड़ गया। वह फोटो वैसी ही तुड़ी मुड़ी आज भी अपनी दास्तान बयान करती हुई कहती है कि क्या आज चोरी इतने प्यार भरे दुराग्रह से भरी हो सकती है। जो बात विगत वर्षों में अजीब लगती थी वही अब सुकून देती है कि अपने उसूलों के बहुत पक्के रहे हैं पापा हमेशा, फिर चाहे वो खुद के लिए हो या फिर परिवार के लिए। खुद उनको मैंने कभी पैसे कमाने की अंधाधुंध दौड़ में शामिल होते नहीं देखा, जबकि बेईमानी और शॉर्टकट से पैसे कमाने के सारे रास्ते उनके स्वागत में खुले थे, जिनमें किसी तरह का खतरा भी नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी आत्मा को ढककर कोई अनैतिक और गलत काम नहीं किया, जबकि उनके समकालीन कई कर्मचारी फर्श से अर्श तक पहुंच गए। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उस अर्श पर हमेशा काले बादलों का डेरा होता है, जो तूफानी बारिश ला सकता है। एक और बात एक पिता के रूप में पापा को अलग करती है, वह ये कि उन्होंने दूसरों की देखा देखी अपने विवेक और निर्णय से कोई समझौता नहीं किया। मैं जब 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी तो मेरी उम्र की लगभग हर लड़की के पास कोचिंग और स्कूल जाने के लिए कोई ना कोई गाड़ी थी। मेरे पास नहीं थी, तो वो इसलिए क्योंकि पापा ने कहा था कि 18 वर्ष की उम्र से पहले और बिना ड्राइविंग लाइसेंस लिए वह मुझे गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि उससे पहले ऐसा करना कानून का उल्लंघन होता। फिर जब गाड़ी खरीदने की उम्र हुई तो पापा गाड़ी के एवरेज पर जाते और मैं बाहरी बनावट, खूबसूरती और रंग पर। इस पर हमारी खूब बहस होती। पापा मुझे हीरो पोक लेकर देने पर अडिग थे और मेरा मन काइनेटिक होंडा में अटक गया था। मैं गियर वाली गाड़ी चलाने बिल्कुल तैयार नहीं थी। उस वक्त काइनेटिक होंडा चलाना आज के दौर में आईफोन रखने की तरह का ही स्टेटस सिंबल माना जाता था। हालांकि खूब जानकारी इकट्ठी करने के बाद पापा ने मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ का ही चुनाव किया और मुझे बिना बताए काइनेटिक होंडा बुक कर दी। मुझे जब ये पता चला था तो लगा था जैसे सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में समा गई है और मन में एक गाना बजने लगा था, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। मैंने बचपन से पापा को खूब लिखते पढ़ते और साहित्यिक यात्राएं करते देखा। गौरतलब हमेशा यही रहा कि वे बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सृजनरत रहे, जबकि लोग अक्सर ऐसे वक्त पर निष्क्रिय हो जाते हैं, फिर चाहे वह ऑफिस संबंधी कोई तनाव हो या फिर घर पर किसी की बिगड़ती तबीयत का मामला हो। पापा अक्सर हमें कोई ना कोई कहानी पूरी करके सुनाते थे
जबकि उन्हें पता था कि उस वक्त ना तो मेरे पास ना मम्मी के पास कोई साहित्यिक समझ हुआ करती थी। लेकिन उन्हें यह भरोसा था कि हम एक पाठक की तरह अपनी बेबाक राय देंगे। होता भी यही था। यदि हमें कहीं कुछ दिलचस्प ना लगे या फिर कहानी बहुत लंबी या छोटी लगे तो हम एक साथ उनको टोक देते थे। वे हमारी प्रतिक्रिया को संज्ञान में लेते हुए बाकायदा कुछ बदलाव किया करते थे। मैं अक्सर उनके कहानी को दिए शीर्षक के औचित्य से सहमत नहीं होती थी। उनकी एक कहानी जो मुझे कॉलेज में पढ़ाई के दौरान समझ आई और जिसने मुझे ऐसे झकझोर दिया कि शब्दों में उसे व्यक्त करना बेहद कठिन है, वह कहानी है इस सदी के अंत में एक सपना। शायद ही कुछ लोगों को पता होगा कि ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें एक सांप और मनुष्य के रिश्ते का आश्चर्यचकित करता वृत्तांत है। मेरी समझ में इस कहानी का फलक बहुत बड़ा है और इसका अभी बहुत लोगों तक पहुंचना बाकी है। और ये कहानी पापा को एक लेखक के रूप में बेहद मजबूत स्थान देती है। मैं अपने पापा की और वह मेरे बहुत बड़े आलोचक भी हैं। मैं कहानी लिखने के प्रारंभिक दौर में मेरे कहानी लिखने के प्रारंभिक दौर में उन्होंने एक कहानी के सिवा जो परिकथा में कई साल पहले प्रकाशित हुई थी, उसकी सराहना को छोड़कर बाकी कहानियों को सिरे से खारिज कर दिया था। उसके बाद मैं कहानी लेखन की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन इतना समझ गई कि अभी शायद यह सही वक्त नहीं है। अभी शायद यह सही वक्त नहीं है मेरे कहानी लेखन का। और ये सब कह रही हूं क्योंकि बेटी के प्रति निर्मम होकर उन्होंने अपने साहित्यिक सिद्धांतों का निर्वाह किया, जिस बात की मुझे आज खुशी है। आखिरकार मैं समझ गई हूं कि यह सब मेरी बेहतरी के लिए ही था। अब पापा प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका पहल के संपादन सहयोग से जुड़े हैं। हालांकि ये पहल के बंद होने की पहले की का संस्मरण है, तो ये तब की बात है। इस दौरान उनके कई कहानी संग्रह और एक उपन्यास भी प्रकाशित हुआ। पापा ने नई दुनिया के संपादकीय पेज पर लंबे वक्त तक कॉलम लिखे हैं, जो उनके लिए और पाठकों के लिए भी एक नया अनुभव रहा है। मुझे लगता है कि 40 वर्षों से भी ज्यादा वक्त लेखन के लिए समर्पित रहकर बिताना और हमेशा साहित्यिक परिदृश्य में बने रहना ही पापा की सबसे बड़ी उपलब्धि और अपने आप में एक पुरस्कार है। मैं जहां भी जाती हूँ, पापा को जानने पहचानने वाले लोग मुझे हर जगह मिल जाते हैं। उनकी सृजनात्मक सक्रियता, संवेदनशील निगाह और बहुत छोटी तुच्छ नजर आती घटनाओं को रोचक कहानियों में बदल देने का हुनर ताउम्र बना रहे। ये सब उनके साथ बिल्कुल एक नशे की तरह रहे, जैसे उनके सिगरेट पीने की लत, जिस पर तमाम दुनियावी दबाव कोई असर नहीं करते। हालांकि अब मेरी ये बात बदल चुकी है, उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। अंत में मैं खलील जिब्रान को उद्धृत करना चाहती हूँ। आत्मा हर उस चीज को जिसे वह पाना चाहती है, पा ही लेती है। कभी पापा ने कहा नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह इसी तरह के जीवन दर्शन में विश्वास करते हैं। इसलिए वे किसी प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं, उन्हें कहीं पहुंचने की हड़बड़ी नहीं, सिर्फ एक बेचैनी है, एक ही जगह ठहरे रहने और कॉफी हाउस की टेबल पर मित्रों के साथ साहित्यिक विचार विमर्श की। और मैं भी चाहती हूँ कि उनकी यह बेचैनी बनी रहे। धन्यवाद। धन्यवाद तिथि जी, आपका पढ़ने का अंदाज, आपने जिस तरह से अपना एक्सपीरियंस साझा किया सबके बीच। शिवांगी जी, मैं थोड़ा सा एक हस्तक्षेप कर रहा हूँ, क्षमा करें। मैं तिथि जी को बहुत बहुत उनके साहस की यहाँ सराहना करता हूँ, क्योंकि हाल ही में उनकी माँ चल बसी थी और आज तिथि जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपकी सराहना के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपको व आपके परिवार को इस घड़ी में ईश्वर संबल दे, मेरी यही प्रार्थना है। नमस्ते। थैंक यू। शिवांगी जी।
शिवांगी जी, आप थोड़ा माइक के भी पास आ जाइए प्लीज। जी जी आशीष जी, अब ठीक है आवाज? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो भाई भी होगा जी हाँ जी तिथि जी, आपने जिस अंदाज में ये बयानगी की और अभी रामा जी से जो समाचार प्राप्त हुआ, आपको और आपके परिवार को ये कठिन समय में मजबूती दे। और मेरा अनुभव रहा है कि सबसे कठिन होता है अपनों पर लिखना, अपने माता पिता भाई बहन पे लिखना। आपने जिस अंदाज में अपने पिताजी का दृश्य हमारे सामने रख दिया, मैं सब कुछ इमेजिन कर पा रही थी। किस कुछ कुछ जगह पर मुझे मेरे पिताजी का अनुभव हो गया जहाँ उन्हें मेरा बड़ा भाई कह दिया जाता है। तो काफी अच्छे से आपने हम सबको ये इसका प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आगे बढ़ती हूँ और मृणाल शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। मृणाल शर्मा जी भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलिया निवासी हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी राजनंद गांव में जन्मे मृणाल साहित्यिक गतिविधियों में प्रारंभ से सक्रिय हैं। यूं तो वे संगणक अभियंता हैं, परंतु हिंदी साहित्य में विशेष रुचि रखते हैं। इन्होंने कविता, लेख एवं कहानियों का विविध रसों में सृजन किया है। पुरातत्व, इतिहास एवं प्राचीन भारतीय साहित्य में भी इनकी विशेष रुचि है और इस क्षेत्र का प्रभाव इनकी रचनाओं में झलकता है। इनकी रचनाएं भारतीय एवं विदेशी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। वर्तमान में यह सिडनी में कार्यरत हैं। मृणाल जी, मंच आपके हवाले करती हूँ। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी जी एवं रामा जी, मुझे अवसर देने का कि मैं आप सब गुणी जनों के सामने अपने कुछ विचार रख सकूं। सामान्यतः मैं कविता एवं निबंध लेखन में रुचि रखता हूं और कुछ लेख भी लिखता हूं। तो इसी सिलसिले में मैं एक अपना लेख आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ये लेख साहित्यिक न होकर एक अनुसंधान का अंग रहा है। मैं थोड़ी सी इसकी भूमिका जरूर बता दूं कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया तो मैंने कभी भी छत्तीसगढ़ पीछे छोड़ा नहीं। मेरा गांव, मेरे कस्बे, मेरी गलियां, सारे के सारे यहाँ मेरे साथ आए। जो चीज मुझे यहाँ नहीं दिख पाती थी वो थे वहाँ के मूल जन, जो कि जिन्हें कि हम आदिवासी भी कहते हैं, अंग्रेजी में ट्राइब्स भी कहते हैं, इंडिजीनियस पीपल भी कहते हैं, कई नाम से जाने जाते हैं। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों का इतिहास तो 50,000 साल से भी ज्यादा पुराना है और कहीं न कहीं यह संस्कृति, यह सभ्यता भारत के आदिवासियों से कहीं न कहीं जा जुड़ेगी। तो यही विचार जब मेरे मन में आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों को, जिन्हें एबोरिजिनल्स कहा जाता है, उनकी थोड़ी सी स्टडी की जाए, उनके बारे में थोड़ा और जाना जाए और देखें इससे क्या निकलता है। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ इसलिए आदिवासियों के विषय मेरे नए नहीं है। मेरे इस लेख का शीर्षक है छत्तीसगढ़ एवं ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी। जब मैं छत्तीसगढ़ के आदिवासी कहता हूं तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं बस्तर के आदिवासियों की मूलतः बात कर रहा हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ काफी बड़ा इलाका है, एक राज्य है अपने आप में, परंतु जो आदिवासियों का प्रभाव है वो बस्तर क्षेत्र में अधिक है और वहीं के आदिवासियों को मैं यह समर्पित भी करता हूँ। और यह लेख एक अनुसंधान का अंग है जिसमें छत्तीसगढ़ और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों की जीवन शैली, उनकी संस्कृति, सभ्यता, कला एवं मान्यताओं का अध्ययन किया जा रहा है। कुछ समय पहले तक यह माना जाता रहा कि ऑस्ट्रेलिया एक अलग भूभाग था जिसका कोई संबंध अन्य सभ्यताओं से नहीं रहा होगा, परंतु हाल ही में कई आनुवांशिक शोध हुए हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों के लगभग 11% जीन्स भारत से पाए गए हैं। संभवतः अफ्रीका से प्रवास के दौरान वे भारत होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे होंगे। इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि इन दो सभ्यताओं में से कोई संबंध अवश्य रहा होगा। हालांकि संबंध नगण्य हो सकते हैं, परंतु संबंधों के न होने को कोई आधार नहीं बनाया जा सकता।
मूलतः छत्तीसगढ़ से होने के कारण मैं आदिवासी जनजीवन से परिचित पूरी तरह से हूँ और यह भी मानता हूँ कि उनके पूर्वजों के द्वारा स्थापित मान्यताओं का और गहन अध्ययन अभी शेष है। आदिवासी जीवन शैली बड़ी साधारण सी दिखाई पड़ती, चाहे वह किसी भी देश की क्यों न हो, परंतु उसकी यदि बारीकियों में उतरा जाए तो यह एक विशाल विषय बन जाती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो प्रायः सभी आदिवासी समूह प्रकृति के समीप रहते हैं। उनमें प्रत्यक्ष देवों के प्रति अपार श्रद्धा होती है। लगभग सारे आदिवासी किसी न किसी रूप में अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। उनकी एक विशिष्ट जीवन शैली होने पर भी उनकी कलाओं का विकास प्रकृति जन्य ही होता है। प्रत्येक आदिवासी समूह के विशिष्ट रीति रिवाज होते हैं। इनके अपने जन्म, विवाह एवं मृत्यु संस्कार होते हैं। यह सब समानताएं हैं जो विश्व के हर आदिवासी समूह में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोरिजिनल्स कहलाते हैं। मैं इन्हें इस लेख में ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी कहकर संबोधित कर रहा हूँ। इस तरह के अनुसंधान में जो सबसे पहली समस्या आती है वो है सीमाओं की। आदिवासी समूह हजारों साल पुराने हैं और राजनीतिक सीमाएं कुछ दशक या सदियों पुरानी ही हैं। तब यह कह पाना कि फला समूह छत्तीसगढ़ का ही है सर्वदा सत्य न होगा। एल्विन वॉरियर के समय राजनीतिक सीमाएं आज से भिन्न थी। फिर भी जितना अधिक हो सके इस अध्ययन को वर्तमान सीमा के अनुरूप रख कर किया जा रहा है। अब इसमें एक सरलता भी है। काफी हद तक यदि हमारा मुख्य उद्देश्य उनकी जीवन शैली, कला कौशल और संस्कृति पर ही हो तो वर्तमान राजनीतिक सीमाओं की अधिक समस्या नहीं होती है। उदाहरण है गोंड। गोंड आदिवासी भारत के लगभग सारे हिस्सों में पाए जाते हैं। जहां भी आदिवासी का नाम है गोंड, और गोंड आदिवासी बस्तर के प्रमुख आदिवासी भी हैं। तो आप यदि गोंडों की जीवन शैली का अध्ययन करते हैं तो आप उन सारे आदिवासियों को कवर करते हैं। छत्तीसगढ़ में यूं तो कई आदिवासी समूह हैं, परंतु इस अध्ययन के प्रारंभिक दौर में कुछ चुने हुए समूहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी आदिवासियों के कई समूह हैं, परंतु भारतीय आदिवासियों की तुलना में यहाँ विविधता कम है। उसका कारण भी है कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन, जनसंख्या दिल्ली की जनसंख्या के लगभग बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासियों की जनसंख्या और भी कम है। इस लेख में छत्तीसगढ़ी एवं ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी जीवन को एक झरोखे से देखा गया है और पूर्वजों में विश्वास, चित्रकला एवं गोदना जैसे विषयों पर थोड़ा प्रकाश डाला गया है। किसी भी पैमाने पर यह पूरी विस्तृत जानकारी नहीं है, यह एक पूरा का पूरा शोध का विषय है। कुछ विषयों पर मैं यहाँ पे प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि आदिवासी है कौन? आप आदिवासी किसे कहते हैं? कई विद्वानों ने आदिवासियों को परिभाषित किया है। जैसे कि डॉक्टर DN मजुमदार कहते हैं, आदिवासी वे सामाजिक समूह हैं जिनमें क्षेत्रीय संबद्धता, एक भाषा, एक पूर्वज, समूह प्रमुख का पालन एवं अन्य समूहों से दूरी रखी जाती है। वहीं भारतीय आधिकारिक गजेटियर, जिसे इंडियन इंपीरियल गजेटियर कहते हैं, उसके अनुसार आदिवासी परिवारों का एक ऐसा समूह है जो समान नामकरण, सामान्यतः ये उनके समूह का नाम होता है, तो समान नामकरण, एक बोली, एक क्षेत्रीय सीमा में वास करते हैं तथा सामान्यतः सगोत्र विवाह न करते हैं। ये भारतीय ऑफिशियल आधिकारिक परिभाषा है आदिवासियों की। हालांकि सगोत्र विवाह के विषय पर कई विद्वानों का मत भिन्न है, परंतु यह इस लेख का वर्तमान विषय नहीं है। ये अपने आप में एक शोध का विषय है। कई जनजातियों में इसमें अलग अलग भिन्नता पाई गई है। बदलते परिवेश में आदिवासियों की एक वैश्विक परिभाषा दे पाना कठिन है। सामान्यतः आदिवासी समूह अपने पूर्वजों की अटूट पीढ़ी को जीवित रखते हैं। अपनी संस्कृति, भाषा, बोली, मान्यताओं एवं कला को अपने एक सीमित समाज में अभ्यास करते हैं। इनमें होने वाले बदलाव बहुत ही धीमे होते हैं।
आदिवासी साधारणतः वनोपज पर निर्भर होते हैं और प्राकृतिक चिन्हों को अपने समूह का चिन्ह मानते हैं। वे शहरी विकास से दूर जंगल या दूर दराज गांवों में रहते हैं। हालांकि शहर धीरे धीरे इनके गांवों तक पहुंचने लगे। परिणाम स्वरूप सरकारों ने आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश एवं बदलाव रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। वर्तमान में अंडमान में हुई घटना शायद सबको पता हो कि किस तरह से उसमें आदिवासियों ने आने वाले नए लोगों को अपने से दूर रखने का प्रयास किया और भारत सरकार ने काफी वहां पे रोक भी लगाई हुई है। तो ये है आदिवासियों की परिभाषा का एक समझाने का एक प्रयास किया गया है। अब आदिवासियों की मान्यताओं के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें तो उसमें सबसे सामान्य जो ध्यान आता है वो है पूर्वजों के प्रति श्रद्धा। छत्तीसगढ़ी गोंड आदिवासी अपने पूर्वजों पर विशेष श्रद्धा रखते हैं। पूर्वज इनके लिए देवता के तुल्य हैं। परी कुपार लिंगो, जिसे हम गोंडों का प्रथम पूर्वज कह सकते हैं, जिन्होंने घोटुल की भी शुरुआत इन्होंने ही की थी, बहुत पूजनीय है। हर 4 वर्षों में गोंड आदिवासी छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के सीमार गांव में जात्रा के लिए आते हैं। जात्रा एक त्योहार है जिसमें गोंड मान्यताओं के अनुसार उनके सारे पूर्वज एकजुट होते हैं। यहाँ पुराने पूर्वजों की पूजा होती है और उनसे हाल ही में मृत जीवों को अपने साथ रख लेने की प्रार्थना भी की जाती है। गोंड परंपरा में पूर्वजों की आत्मा सदैव रहती है, कहीं और नहीं जाती। प्रत्येक गोत्र अपने चिन्हों के साथ जात्रा में मिलते हैं और त्योहार मनाते हैं। इस जात्रा में वे किसी देवी देवता की पूजा न करके अपने पूर्वज की पूजा करते हैं और उनको मनाना वे अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। अपने पूर्वजों पर कुछ इसी प्रकार की श्रद्धा ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में भी देखी जाती है। इनका मानना है कि पूर्वजों की आत्माओं ने ही सब कुछ बनाया। सृष्टि के प्रारंभ में, जिसे कि स्वप्न काल या ड्रीम टाइम या ड्रीमिंग कहते हैं, इन आत्माओं ने ही नदियां, पहाड़, झरने, पवित्र स्थान आदि इत्यादि बनाए थे। तो ड्रीमिंग या ड्रीम टाइम एक विशेष प्रकार की मान्यता है जो कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के ही आदिवासियों में पाई जाती है। उसे ड्रीम टाइम, स्वप्न काल इसलिए कहा जाता है कि इनकी आत्माओं ने एक विशेष रास्ता चुना और उस रास्ते पर चलते चलते सारी सृष्टि का इन्होंने निर्माण किया और जिस रास्ते पर वे चले उसे सॉन्ग लाइंस कहते हैं। और कुछ इस तरह की ही सॉन्ग लाइंस और इस तरह के ही गीत जो है वो छत्तीसगढ़ और दूसरे आदिवासियों के लोकगीतों में भी सुनाई पड़ते हैं। हालांकि ये कई हजारों किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से, परंतु कई समानताएं बड़ी आसानी से देखी जा सकती हैं। इन आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए नृत्य एवं गान किए जाते हैं, ठीक वैसा ही जैसा कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी यात्रा के दौरान करते हैं। अब ध्यान थोड़ा सा लेके आते हैं चित्रकारी पर। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की कला संपूर्ण भारत से छिपी नहीं है। वैसे तो छत्तीसगढ़ी आदिवासी कला के कई आयाम हैं, पर यहाँ विशेष ध्यान रंगों और प्रतिरूपों पर देता। बस्तर के एक घोटुल की भीतरी दीवार पर आज भी पारंपरिक चित्रकारी की जाती है। ऐसी एक चित्रकारी है जिसमें गेरू या लाल रंग से बिंदुओं की सहायता से चित्र उकेरा जाता है। प्रतिरूप की बात करें तो बिंदु नुमा चित्रों से ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों का तो संसार भरा हुआ है। यह एबोरिजिनल कला का एक अभिन्न अंग है जिसे डॉट पेंटिंग कहा जाता है। यदि आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे होंगे तो ये ऑस्ट्रेलियाई डॉट पेंटिंग जो है इसके पीछे लगी हुई है। इस तरह से बिंदुओं की मदद से ये पूरे चित्र बनाते हैं। छत्तीसगढ़ी आदिवासियों की दीवारों पर चित्रकला हो या फिर पवित्र स्थानों की, इसमें लाल गेरू एवं पीला गेरू का उपयोग अवश्य होता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों की संस्कृति में भी लाल गेरू का महत्व बहुत अधिक है। इनमें मृत्यु संस्कार की सर्वोच्च विधि में गेरू का उपयोग अवश्य होता है। जब इनका कोई मुखिया की मृत्यु हो जाती थी उस दौरान
उस काल में, तो उसके शरीर को सुखा दिया जाता था और बाहर छोड़ जाता था जब तक कि सारा जो मांस है वो हट न जाए, और जब अस्थियां बच जाती थी उस अस्थियों को एक पारंपरिक नृत्य के साथ गेरू में लपेटकर फिर उसे दफनाया जाता था। तो ये उनकी प्रक्रिया, जो गेरू का, लाल गेरू का काफी महत्व दिया जाता है, ठीक वैसा ही छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है लाल गेरू का महत्व पेंटिंग्स में। अब मैं इस लेख के आखिरी विषय पर आता हूँ, जो है गोदना, जिसे आजकल की साधारण भाषा में टैटू कहते हैं। तो आज ये सारे विषय आज के नहीं हैं, ये हम 50,000 साल पुरानी बातें कर रहे हैं। तो इट वाज ऑलवेज देयर। बस्तर के गोंड, बैगा और अन्य आदिवासियों में गोदना गोदवाने की परंपरा हजारों साल पुरानी कही जाती है। इसमें शरीर पर सुई और काजल के द्वारा चित्र उकेरे जाते हैं। यह काजल भी घर में खुद बनाती हैं और सामान्यतः महिलाएं बनाती हैं। यह सामान्यतः पूरे जीवन काल तक रहते हैं। विभिन्न समाजों, पुरुषों एवं महिलाओं में गोदना की कला और प्रतिरूप भी अलग अलग होते हैं। आदिवासी परंपरा में गोदना धार्मिक, मिथक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। पुरुष और नारी दोनों गोदना गुदवाते हैं। विशेषकर महिलाओं में यदि विवाह के पूर्व गोदना न हो तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। एक आध किस्से ऐसे भी सुनने में आते हैं कि यदि गोदना नहीं गुदा हुआ है और विवाह हो रहा है तो ससुराल पक्ष जो है उसके एवज में आपसे कुछ मांग सकता है। इस तरह की भी एक दो किस्से सुनाए आते हैं। तो गोदने के इतना इम्पोर्टेंस छत्तीसगढ़ में महत्व दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि विपत्ति की घड़ी में गोदना किए गए आदिवासियों की रक्षा उनके पूर्वज अवश्य करते हैं। स्वयं के शरीर को रंगने की प्रथा ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में भी है और कहा जाता है कि यह शरीर को रंगने की जो प्रथा है वह 50,000 साल से भी अधिक पुरानी है और ये आज भी उसी तरीके से निभाई जाती है। पारंपरिक नृत्य कोरोबोरी में सभी सदस्य गेरू, सफेद मिट्टी, कोयला और पत्तियों से बने रंगों से अपने शरीर को सजाते हैं। इससे पूर्वजों की आत्मा प्रसन्न होती है। गोदना के ठीक विपरीत यह रंग सदैव नहीं टिके रहते, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई एबोरिजिनल्स अपने शरीर को खरोंच कर भी सजाते हैं। इसे स्कारिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें अपनी देह पर घाव किए जाते हैं और घाव के निशान समूह के सदस्य का उच्च सामाजिक स्तर भी बताते हैं। आदिवासियों ने सदैव अपनी मान्यताओं पर अटूट विश्वास रखा है और अपनी जीवन शैली को प्रकृति के अनुसार ढाला है। भारत के आदिवासियों ने, बस्तर के आदिवासियों ने बदलती सभ्यता के बीच भी अपनी सभ्यता को जीवित रखा है। एक तरफ जहां इसके संरक्षण की आवश्यकता है, वहीं आधुनिक समाज से इनके रीतियों के प्रति सम्मान की भी अपेक्षा है। साथ ही बदलते परिवेश में इनके जीविकोपार्जन हेतु आत्मनिर्भर बनने के लिए इनकी कला को प्रोत्साहन भी दिया जाए। कुछ काम हो रहे हैं, परंतु इनकी पहुंच अभी भी बहुत सीमित है। निचली कक्षाओं में आदिवासी जनजीवन, कला एवं मान्यताओं संबंधी सामग्री जोड़ी जाए एवं अनुसंधान की सीमाओं को मात्र क्षेत्रीय न रखकर अंतरराष्ट्रीय किया जाए। ऐसी भावना के साथ में मैं अपना लेख समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मृणाल जी। आपने एक नई विषय को लाइट दी है, हम लोगों को एक दिशा दी है कि इस विषय में भी हम लोग एक गहन शोध के विषय को आपने जिस तरह से सार में समझाया और कुछ मुख्य बिंदु हम तक पहुंचाए, वाकई गेरू खड़िया हम भी देखते हैं अभी, और टैटू का भी चलन अभी काफी है, लेकिन ये कितने साल पुराना है, कहाँ से चला आ रहा है, और आदिवासियों की मान्यता, इसके ऊपर भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों को जिस झरोके से हमको दिखाया, सराहनीय। जिस तरह से आपने पढ़ा, बहुत ही सराहनीय। धन्यवाद एक बार फिर मृणाल जी का। अब आगे बढ़ती हूँ श्रृंखला में। हमारे बीच मौजूद आशा मौर्य जी, जो जन्मी है झांसी उत्तर प्रदेश में, जो फिलहाल वर्तमान में है पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में।
पूर्व कर्मचारी रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झांसी की। हिंदी में कविताएं, लेख, कहानी एवं लघु कथाएं लिखने में रुचि। पश्चिम काशी मंदिर ट्रिनिडाद और टोबैगो में हिंदी काव्यगत शिक्षिका तथा जय लक्ष्मी अनाथ आश्रम में बच्चों को हिंदी अध्यापन सप्ताह में एक बार। भारतीय उच्चायोग ट्रिनिडाद और टोबैगो द्वारा हिंदी की सेवाओं के लिए सम्मानित। विभिन्न पत्रिकाओं में कविताएं, कहानी, लेख, साक्षात्कार एवं लघु कथाएं प्रकाशित। आशा मूर्ति, आपका मंच पे स्वागत करती हूँ। मंच संभालिए। सभी को नमस्कार। और आप सबने मुझे मौका दिया यहाँ आकर बोलने का, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं तो सदैव वैसे कविताएं ही लिखती हूँ और कविताएं ही मैंने मंच पर बोली हैं अभी तक। आज पहली बार मैं लघु कथा पढ़ रही हूँ, तो बहुत छोटी छोटी 2 लघु कथाएं हैं जो मैं आपके सामने अभी वाचन करने वाली हूँ। मेरी पहली लघु कथा है, इसका नाम है श्रृंखला। रजत ऑफिस से घर आया तो देखा रमोना का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है। हाथ का ब्रीफकेस सोफे पर रखते हुए वह रमोना की तरफ मुखातिब होकर बोला, क्या बात है? अपनी माँ को वापस रायगढ़ जाने को बोलो, मैं उनको अब एक दिन भी यहाँ और नहीं झेल सकती। और क्यों झेलूं? उन्होंने भी तो कभी दादी को अपने पास नहीं रखा। तब उनको नहीं समझ में आता था कि वह उनकी सास हैं और सास बूढ़ी हैं और उन्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। दादी आखिरी दिनों तक स्वयं अपने लिए खाना बनाती थी। अब माँ क्यों मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं उन्हें अपने पास रखूं? रमोना ने एक ही सांस में लगभग चीखते हुए अपनी पूरी बात रजत के सामने रख दी। रजत के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी उसने रमोना को समझाने की कोशिश की। रमोना, तुम जो कह रही हो वह पूरी तरह सच है। मैं भी तुमसे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन पहली बात तो रायगढ़ में सिवाय एक टूटे फूटे मकान के अतिरिक्त अब और कुछ है नहीं। और दूसरी बात, रमोना, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। हमारा बेटा अब बड़ा हो रहा है, कल को फिर उसकी पत्नी भी यही दोहराएगी। तब तुम्हारे पास इस बात का क्या जवाब होगा? किसी न किसी पीढ़ी को तो यह श्रृंखला तोड़नी ही होगी। तो क्यों ना तुम ही इस नेक कार्य की शुरुआत करो और अपने बच्चे के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करो। रमोना के चेहरे का खिंचाव थोड़ा कम हुआ और वह सोचने लगी। मेरी दूसरी लघु कथा है जिसका शीर्षक है वृद्ध मन। मैं यहाँ ट्रिनिडाद में रहती हूँ और यहाँ पास में एक दूसरा आइलैंड है, एंटीगा। तो वहां मैं एक बार गई थी अपने किसी मित्र के यहाँ, और ये वहां की घटना है। तो वहां पर मैं, ये बहुत छोटी सी लघु कथा है, इसका शीर्षक है वृद्ध मन। माँ, ये गौतम जालान हैं, इंग्लैंड से आए हैं। इलाहाबाद में हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मेरे मित्र रमेश ने अपनी माँ से मेरा परिचय करवाया और मेरे लिए पानी लेने रसोई में चले गए। मैंने झुककर उनके पैर छुए और वहीं पास में कुर्सी पर बैठ गया। बिना किसी भूमिका या औपचारिक वार्तालाप के उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा, तुम्हारे देश में दाह संस्कार होता है? मैंने कहा, हाँ। बिजली से होता है या लकड़ी से? उन्होंने दूसरा प्रश्न किया। एक वृद्धा का पहली मुलाकात में पूछा गया यह प्रश्न मुझे अंदर तक झकझोर गया। अचानक मेरे मुंह को जैसे लकवा मार गया हो। मैं निःशब्द उनके उदास चेहरे, मेरे कैमरे में कुछ गड़बड़ हो रही है आज, पर सॉरी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अचानक मेरे मुंह को जैसे लकवा मार गया हो।
मैं निःशब्द उनके उदास चेहरे की ओर देखता रह गया। मेरे उत्तर का इंतजार किए बिना वह फिर बोली, यहाँ एंटीगा में तो सबको दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। और मेरा मन है कि मुझे लकड़ी की काठी बनाकर उस पर जलाया जाए, जैसा कि अपने हिंदुस्तान में होता है। मैं अभी तक कुछ बोल पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। मैं अपनी आंखों में आंसू छुपाए हुए भारी मन से कमरे से बाहर आ गया। मेरे मन में कई प्रश्न एक साथ धमाल मचा रहे थे। मैं सोच रहा था कि वृद्ध मन क्या सोचता है, क्या चाहता है। उसकी नजरें बस अपने जीवन की अंतिम यात्रा की समाप्ति पर लगी होती हैं। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आशानूर जी। दोनों ही लघु कथाएं बहुत ही कम शब्दों में काफी अच्छा संदेश देते हुए वृद्धों अभी किस वृद्ध अवस्था में आप किस ओर जाते हैं और क्या सोचते हैं, से आपने प्रकाश डाला। धन्यवाद आशा जी, आपका बहुत बहुत। आगे बढ़ने से पहले मैं लीलाधर मंडलोई जी जो इन आयोजनों की रीड रहे हैं उनका धन्यवाद करती हूँ कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। अनूप भार्गव जी, जय वर्मा जी, उषा जी और सभी श्रोतागणों का एक बार धन्यवाद। और फेसबुक लाइव से जुड़े सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमसे जुड़े रहें इसी तरह हमारे हर आयोजन में, यही कामना है। आगे बढ़ती हूँ और हमारे बीच मौजूद शख्सियत जिनको कोई परिचय की ऐसी खासी आवश्यकता नहीं है, बलराम गुमास्ता जी, जो कि मझोली ग्राम, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश से में जन्मे हैं। इनकी उपलब्धियों की फहरिस्त काफी लंबी है। शिक्षा इनकी बीटेक रही जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से। इनकी रचनाएं कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ है। के पुते, मलयगार, विष्णु नाट्य कंपनी और अन्य कविताएं, नामवार और भी कई सारी। बाल साहित्य प्रकाशित होता रहा है। सूरज को बुलवाना है तो, परियां होती कटी पतंगे, सौर मंडल की बात और भी कई सारी। पत्र पत्रिकाओं में कविताओं तथा रचनाओं का प्रकाशन, जैसे कि इंडिया टुडे वार्षिकी विशेषांक 1997, 1995, पहल, वर्तमान साहित्य, साक्षात्कार, वागर, नया पथ, अग्निपथ, अपनी जुबान और भी कई सारे विशेषांक रहे हैं काफी सारे। पहले पहल और राग भोपाली आदि महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में रचनाओं का प्रकाशन रहा है। बलराम गुमास्ता जी के रचनात्मक अवधान पर केंद्रित पत्रिकाओं का विशेषांकों का प्रकाशन रहा है। समावर्तन साहित्यिक मासिक पत्रिका में भी इनकी अनुपस्थिति रही है। और दूरदर्शन, आकाशवाणी पर कविता पाठ तथा वार्ताओं का प्रसारण, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित होने वाले साहित्यिक आयोजनों एवं साहित्य परिषद मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठा आयोजनों में भागीदारी एवं कविता पाठ रहा है। गुमास्ता जी, मैं आपको मंच देती हूँ, आपके हवाले करती हूँ। धन्यवाद शिवांगी जी, आदरणीय रामा जी, श्री चौबे जी और सभी हमारे मित्र, साथी, रचनाकार। आज जिस मन स्थिति में हम यहाँ हैं, संभवतः चौबे जी का आना भी इसी वजह से नहीं हो पाया होगा। लेकिन रामा जी को इस बात के लिए मैं आभारी हूँ कि जिस मन स्थिति से हमें बाहर निकल के फिर जीवन में शामिल होना है, उसके लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की रचनात्मक। और ये आयोजन महेंद्र गगन जी, हम सबके बहुत आत्मीय प्रिय, विश्व रंग के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य, पारिवारिक सदस्य, उनको समर्पित आपने किया। मैं भी हॉस्पिटल से अभी आया तो मैंने कहा मैं इसमें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा। इस बहाने आप सबके साथ एक रचनात्मक यात्रा में शामिल होऊंगा। एक या दो कविताएं मैं यहाँ पढ़ूंगा और एक कविता जो महेंद्र को अच्छी लगती थी, वो क्या एक बहुत पुरानी कविता है जिसमें हम आपको सब अपने गांव घर याद आएंगे। और उसमें कविता का नाम है अस्पताल की मौत। अभी मैं अस्पताल में था, सरकारी अस्पतालों में मैंने देखा कि क्या हालत है, तो मैं समझता हूँ ये अपनी श्रद्धांजलि में इस कविता के साथ शुरू करता हूँ। कविता का शीर्षक है अस्पताल की मौत। औरा, औरा मतलब आंवला। औरा की पूजा, बरगद की परिक्रमा,
हल्दी से रंगे कच्चे सूत लपेटती गई थी वह, जैसे बरस भर के संताप बांध दिए थे उसने वासुदेव के सिर। निश्चिंत होकर छांव में खाती रही थी भटा का भरता बिर्रा की गांकड़ें। सपने भी सजोए थे बड़ा बरसात को पुतरा पुतरियों का ब्याह, आने वाले बहू के सुख स्वप्न। सूरज के पहले उगती रही वह, कोने में लगी चक्की के पाट पर बुड़बक मां। गुड़िया की सर्दी हो नितांत अगर गर्मी, या पड़ती थी आँव, काली मिर्च सौंठ तुलसी और चाय का काढ़ा, प्याज और धने का शरबत, सौंफ सौठ अफीम घी और शक्कर का चूरा खिलाती थी वह। लगाई थी हड़जुड़ी, इसी से जुड़ा था शंकरिया का पांव। मनो जब भई थी निमोनिया की तेजी में मरने लगी थी, पिलाई थी उसने ताजे लीद के रस की 2 बूंदें शहद में मिलाकर। बुखार में नीम की कोपलें, श्वास हो तो धतूरे की जड़, खांसी में शहद सौंठ और काली मिर्च। जब होते थे छाले काट कर लाती बबूल की छाल, बिही के पत्ते, चमेली की जड़, खैर के काढ़े से कराती थी कुल्ला। लगाती थी मलाई चिरौंजी के बीज, नारियल की गिरी जीभ के आसपास। जब देर रात रोती थी उजियारी पड़ोस में गठिया के दर्द से, उठकर बनाती मेथी आटा और गुड़ के लड्डू। आती थी आंखें तो बुकनों के रंग डाल, घंटों बहलाती थी, माथे पर झुरकते पसीने में छलकने से लगते थे उसके सख्त कर्तव्य शिखर। नाक फूट जाती तो देसी घी लगाती, लहसुन कड़काती कड़ुआ तेल में, कानों में डाल कहती कहो आलो बालो, लौखरिया के कान कटा लो। वह गाती, मैं सिर्फ मुंह चलाता। अगर कटोरी में बच जाता तेल तो लोई भी लगाती, होने नहीं देती हाथ पाँव में रुखाई। हो गई थी जब नारायण के पाँव में चकार, घास की लाठी को पत्थर पर घिस घिस कर घूमती थी बाल को, फिर लगाती रही लेप, तब जाकर महीनों में ठीक हुआ पाँव। अंडे के पत्तों पर तेल लगा सेक सेक बांधती रही थी वह हरिया की पीठ। चढ़ी थी उसे जब उल्टी सूजन, कहते थे लोग अब नहीं बचेगा, तब फिटकिरी के पानी में सेकी थी मूंधी चोट। रात रात बिलखता था शिव कुमार, आटे की पुलटी स्पान पकाया था मुड़िया खाता। रूसे धतूरे नीम के पत्ते ढूंढती रही थी वह दिन दिन भर, न जाने कहाँ से लाई थी देवदार भी ढूंढ कर। सभी को उबाल नहलाया था उसने अमखेरा वाली को चचकी जचकी के बाद। बना आई थी कमरकस करियार पीपला गाद पोस्ता मेवा और पुराने गुड़ के लड्डू। याद भी दिलाती थी अजवाइन की धुनी और कानों में हींग के फूहे, कांकों के पानी का ध्यान रखी रे। चौक पर गाई थी चच्चा रानी बच्चा खिला लो, कमरे को खूब सजा लो। बड़े भैया का हाथ चलने की खबर सुन दौड़ी आई थी, लौटा लाई थी अखोती भी, और बुलौआ के बतासों का लोभ भी न रहा था। यह भी ख्याल न रहा कि कल सुबह घर में बनेगी चाय कैसे। गमार पट्टा की लार, पिसा कच्चा आलू, नमक का पानी और स्याही लगाने लगी थी, पूछती भी जाती थी कछु टंडू पड़ो का। इमरत ढीमर की बिगड़ी बुखार, बना आई थी वह चितावर का काढ़ा, दिन में 3 बार पीने का कहकर चिंता मग्न सी लौट आई थी वह। नजर से बचाती रही, कहती थी ठाठ और बड़ेरों की, मोरी और तोरों की नजर लगी हो तो उतर जा। राई रोटी मिर्च या दिए की बाती से अक्सर उतारती थी नजर। कटाई के दिनों में भी देती थी नियमित घुटी गांजे की गोली, आमी हल्दी, बच पंसलोचन, भुजा सुहागा, केसर कस्तूरी, पत्थर पर पीस कर दूध के संग। दांत निकलने पर मलती थी शहद मसूड़ों पर, अजवाइन और काले नमक का चूरन तो यूं ही देती थी, गर्मी की रातों में देर रात जागते
कोई गुजर जाता जब उस भूतहे पीपल के नीचे से और उन्हें कसर का शक होता, तब अक्सर थकी थकी सी होती थी वह। महाकाली का दरबार ही अंतिम पहुंचती उनकी, बैठक चढ़ाती थी। दीवाले में कीका मार चढ़ गए थे काल भैरव बूढ़े पंडा के सिर, वह चिल्लाया था, बुरी आत्माओं सावधान, खप्पर में खाए मसान में लूटे, काल भैरव की आन जो कोई मैटे, राजा मैटे राज्य से जाए, जोगी मैटे जोग से जाए, जनता मैटे दूध पूत से जाए। चल छोड़ की आवाज के साथ वो भगा देते थे निचाट सूद ने, अड़ियल भरम और दूल्हा देव। फिर उन्हें छोड़ आते थे लाल तूस में लपेट, नरियल उड़द कटा नींबू चावल जवाब तिली, कटा मुर्गा दारू के संग गांव के बाहर। मौत से जूझ रही वही आज मेडिकल कॉलेज के जनरल वार्ड में, जैसे उसकी जानकारी का आपको अर्थ नहीं। कई दिनों से उसे कोई देखने नहीं आया, डॉक्टर झल्लाते हैं। अस्पताल में अस्पताल की मौत के बीच नर्स नींद से उड़कर बड़बड़ाई थी, लावारिश कहाँ कहाँ से चले आते। एक कविता और, आई एम सॉरी, ढूंढता हूँ भारी है मन अवसाद में डूबा हुआ, यह अंधकार अंततः अनंत का शरीर है और प्रकाश उसकी आत्मा। मैं प्रकाश को खोजता हूँ, मौत अगर जाने अनजाने प्रश्नों का हल है तो प्रश्नों का बचा रहना जीवन का बचा रहना है। ब्रह्मांड में उपलब्ध समूचे प्रश्नों की संख्या उनके उत्तरों की संख्या के ठीक ठीक बराबर है, यानी सुनिश्चित है हमारी मृत्यु। तब जाहिर है बचे रहने के लिए जूझता हूँ, खोजता हूँ दुखों के कार्य कारण, सनातन उत्तरों को प्रश्न बनाता हूँ। जब कभी थकता हूँ तो निराशा की एक घोर घनेरी शाम पर दूर दूर तक टहलने निकल जाता हूँ। किनारों पर पाता हूँ बची कुछ झाड़ियां जिनमें दुबके होते हैं झुरमुटे, वहां बाकी होता है प्रकाश का होना। उम्मीद की तरह उनमें कल होने वाली सुबह का होना ढूंढता हूँ। एक अंतिम कविता है। हे समय, मेरे प्रसन्न होते ही सुखद और दुखी होते ही दुखद, विक्षिप्त होने पर तार तार हो जाता है समय। जीवन की अबूझ कंधराओं से गुजरते हुए, अजन्मी आवाजों से करते हुए संवाद, जब आभासी शरीर में करता हूँ प्रवेश, तो समय को समझने में देर नहीं लगती कि उसके लगातार को कुतर कुतर खाया है जिसने, वह जीवन है। जाहिर है जहां जहां रचा गया जीवन, वहां वहां फिर रोपा गया समय का बीज, धड़कने लगा धरती का बूटा बूटा। पक्षियों की उड़ानों में पैदा होने लगे छोटे छोटे आकाश, पेड़ पौधों ने पसार कर अपनी बाहें धरती को चक्री की तरह गोल गोल घुमाया। हे दिए गए समय, तुम जीवन से हो, जीवन तुमसे नहीं। और एक अंतिम कविता है जो महेंद्र को पसंद थी, इसको सुनाओ अगर इजाजत हो, समय हो। जी 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 बता। महेंद्र इसको पसंद करते थे। एक सूचना कविता है, और ये मेरी माँ की मौत 20 साल पहले जब कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी। आज तो बहुत जल्दी सूचनाएं आती हैं, लेकिन सूचना में और सच में उसका संवाद इसमें है, समय का। सूचना कविता है।
पहले होता था कि माँ मरी गांव में, फिर किसी को टेलीफोन हुआ, फिर वो आपको खबर करने 2 दिन बाद आया, फिर इस तरह की सूचना करता। माँ गांव में मरी जिसकी सूचना भोपाल में मुझे 3 दिन बाद मिली। इस तरह मरने के बाद भी मेरे लिए 3 दिन और जिंदा रही माँ। दोस्त, संबंधी और तमाम वह अपने जिनकी सूचनाएं वर्षों से नहीं, कहीं इसी तरह से तो नहीं बचे हुए हैं जिंदा। अतीत में घट चुके को वर्तमान बनाती सूचनाएं हमें बनाती हैं अमानवीय। वह भी इतना कि देखो तो भला, मैं माँ की मौत पर नहीं उसकी सूचना पर रोया। एक दिन सूचना थी कि ब्रह्मांड में खोज लिया गया है पहले से वहां उपस्थित एक और नया तारा, जिस पर करोड़ों वर्ष पहले समाप्त हो चुका हुआ है जीवन। इस तरह हर एक नई सूचना के साथ मैंने अपना एक अर्जित सच खोया। अमानवीय होते जा रहे समय में कम से कम एक अंतिम उपाय था, समय था कि माँ की मौत पर पूरे मनोयोग से रोता मैं, इस तरह बचाता अपने भीतर नित प्रति जाता मनुष्य। वह अवसर भी जाता रहा। दुखों और सुखों का हिसाब गड़बड़ाया इतना कि जीवन लगभग अवशेष हुआ। आवेगों की प्रामाणिकताएं समाप्त होती हैं जहां, वहां तब पेड़ तक संवाद नहीं करते। चिड़ियों के इस तरह गायब होने से आसमान में होने लगते हैं सुराख। देवदूत इन्हीं से रिश्ते हैं मौत को मोक्ष का पर्याय कहने। धरती तब भी गाती है झींगरों में जीवन राग। जुगनुओं में लौट लौट आते हैं उसके ठगे गए पूर्वज। न रो पाने का मेरा दुख रह रह कर फूटता है कि मैं माँ की मौत पर नहीं उसकी सूचना पर रोया। हवा में पसीजता, पेड़ पौधों में होता हरा, किसी नए पीके में रह रह कर उगने को होता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बलराम जी, आपकी हर एक रचना बहुत ही गहन और बृहद। इससे आपने जिस तरह से जिस अनुभव को शब्दों में पिरोया, हर पीड़ा की एक औषधि, देशी औषधि को हम तक कविताओं के जरिए पहुंचाया। और कवि मन कितना भावुक होता है, ये हम रोज ही आज की तारीख में अनुभव कर रहे हैं और आपके साथ हैं। आपको स्वस्थ देखकर, आप तो हमारा संबल हैं, आपको आज लाइव ज्वाइन करता देखकर एक संबल आ गया कि इस अदृश्य दानव को ये मानव शरीर जीत सकता है। आप वापस आ गए, हम बहुत खुश हैं। तो धन्यवाद, धन्यवाद बलराम जी। इस मंच की बहुत ही बेहतरीन रचनाएं आज सुनने मिली। आगे बढ़ती हूँ श्रृंखला में और हमारे बीच उपस्थित मूलतः हंसराज महाविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर, वर्तमान में विगत 2 वर्षों से आईसीसीआर हिंदी चेयर पर वर्षा विश्वविद्यालय पोलैंड में कार्यरत डॉक्टर सुधांशु कुमार शुक्ला जी को मंच पर स्वागत करती हूँ। इनकी हिंदी की विभिन्न विधाओं में लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति पर विदेश के विद्वानों के साहित्य पर समीक्षात्मक लेखन कर रहे हैं। इन्होंने पीएचडी करी है और काफियों को करवाई है, तो ये मेंटर भी रहे हैं। सुधांशु जी, आपको मंच संभाल। साहित्य का विश्व रंग मंच को मैं नमन कर रहा हूं और इस मंच की अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय संतोष चौबे जी को नमन करते हुए सभी विद्वानों को नमन। लगभग सभी ने 15 मिनट ले लिए हैं, तो मैं भी 15 मिनट बोलूंगा और नहीं सुनेंगे तभी बोलूंगा। और मैं अपनी कविता का पाठ नहीं करूंगा, ना कुछ सुनाऊंगा। मैं एक ऐसे साहित्यकार के बारे में बात करूंगा जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं और जिनकी एक कहानी, जिनका संग्रह है अंतहीन। और मैंने उस अंतहीन कहानी संग्रह की समीक्षा लिखी, जिस पुस्तक का नाम है अंतहीन विमर्शों का पुंज। वास्तव ये साहित्य का मंच है और साहित्यकार क्या होता है और साहित्यकार को
ब्रह्मा से नवाजा गया है। बलराम जी को मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा, और लोगों को भी। अपारे काव्य संसारे कवि एका प्रजापति यथास्मयी रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तिते, उससे तो ब्रह्मा की तुलना की गई। तो साहित्यकार किस प्रकार से, और भारत के शिक्षा मंत्री जब लिख रहे हैं, और साहित्यकार जिनकी लगभग 100 से के आसपास किताबें हैं, अंतहीन कहानी संग्रह का नाम है, उसमें से 3 कहानियों को लेकर मैं अपनी बात करूंगा। पहली कहानी है अंतहीन कहानी की, जो पहली कहानी है अतीत की परछाइयां। पौड़ी गढ़वाल का परिवेश है। भागीरथी और रामरथ पति पत्नी है, और रात में सोते हुए कुड़कुड़ाते हुए पूस की रात याद आती हुई लगता है कि पति को लगता है कि मैं पत्नी को कैसे बताऊं मैंने आज सुबह क्या देखा। इसको सुनकर कष्ट होगा। फिर ठंड में कुड़कुड़ाते हुए कहता है कि मैंने आज एक अपने बच्चे को देखा, सरजू को देखा। कहती क्या पागल हो गए हो, 60 साल की उम्र हो गई हो? तो मुझे होरी याद आता है, मर्द तो 60 पर पाठे होते हैं। 22 साल पहले जो बच्चा चला गया, जिसे बच्चे को उठा के ले गए, आज तुमने कहां देखा? कहते नहीं, मुझे लगा एक विदेशी युवक था, और उसको देखकर मुझे लगा कि वो अपना सरजू। उस बच्चे को 3 साल पहले गांव के अंदर ही जो बच्चों को उठाकर बाहर बेचने का काम करते हैं, थोड़े से लालच के अंदर बच्चों की दुर्गति करवा देते हैं, माँ बाप का जीवन नर्क बना देते हैं। ऐसे लोभी अभी भी, ऐसे बच्चे के द्वारा उसको नीदरलैंड के एक व्यापारी वर्ग किसी को दे दिया, और वो उसको लेकर पालता है। वो विदेशी नीदरलैंड के बच्चे आते हैं, और उसमें वहां चाय पीते हैं। उसकी दुकान की है छोटी सी, जैसे पहाड़ों के ऊपर सड़क के किनारे एक छोटी सी चटिया सी लगा के दे देते हैं, लकड़ी का फट्टा लगाकर बैठ देते हैं, और अदरक की कूट कूट के चाय पीते हैं। हम सब लोग जब पहाड़ी यात्रा करते हैं, उस चाय का, अदरक वाली चाय का आनंद लेते हैं। अब उस चाय को पीते पीते वो उस बच्चे को देखता है, तो वो पूछा कि आप कहाँ से हो? तो उसे ये पता था कि मेरे बच्चे को किसी ने उठाकर नीदरलैंड भेज दिया गया है, बेच दिया गया। वो चाय पीता है, उससे पूछता है, उसमें खुश होता है। उसको 100 रुपए देते हैं, चले जाते हैं। फिर कहते हैं काका फिर आएंगे तो फिर चाय पिएंगे। वो अपनी पत्नी को बताता है, तो उसको बड़ी हैरानी होती, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप सच कह रहे हो? कहते हैं हाँ सच कह रहे हो। उसके बिल्कुल नाक नक्श वैसे ही थे जैसे हमारे सरजू के थे। राम रथ के साथ भागीरथी रोज जाती है कि वो कह के गया कि मैं फिर आऊंगा और फिर मिलूंगा। पुत्र के इस है या नहीं, ये बात बहुत दूर की बात है। बेटे ने, किसी के बेटे ने कहा, किसी युवक ने कहा कि हाँ मैं आऊंगा, और वो इंतजार कर कर रोज सुबह तैयार होकर चाय की दुकान पर बैठा। एक दिन जब वे युवक घूम कर वापस आ रहे थे, तो उसी रास्ते से वहां पर बैठकर चाय पीते हैं, और वो देखता है। आप लोगों ने कभी खुशी कभी गम पिक्चर देखी होगी, आपके सामने बिल्कुल सीन वही रहता। जैसी वो देखती है, और भागीरथी अपने बेटे को देखकर दे पत्थर हो जाती, क्या कहे, उसको छूती है, अश्रुधारा बहती रहती। ये वो देश रहा जहां पर देवकी रही तो देवकी से ज्यादा यशोदा रही। अब मां की स्थिति, जया जी बैठी हुई है सामने, एक मां की क्या स्थिति होती है, ममता। अरे मां तो अपने आप अपनी ममता को नहीं जान पाती कि वो क्या है। को संसार का मनुष्य कौन जान पाएगा। इसीलिए यशोदा मां को कहते हैं कि एक ने जन्म दिया तो जो दूसरा पालता है, उसका अद्भुत लक्षण। और रमेश पोखरियाल जी अपनी कहानियों के अंदर, एक वो भागीरथी जो कहां से हिमालय से निकली और मानव जाति का उद्धार करती है, और ये सोचकर कि इसको किसी ने पाला है, मेरे पास अगर होता तो ये चाय की दुकान करता या मजदूरी करता। मेरा बेटा खुश है, संपन्न है, अच्छा है।
और दूसरा कर्तव्य कि उस व्यक्ति का क्या दोष जिसने मेरे बच्चे को लेकर पाला, ये कहा। अगर इस बच्चे के दिमाग में ये आ गया कि ये मेरे असली माँ बाप हैं, तो उसकी स्थिति क्या होगी और बच्चे क्या स्थिति होगी। तो भारतीय नारी का जो उदात्त रूप होता है, जहां पर हम अधिकारों की बात कर रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ कर बातें कर रहे हैं, लीलाधर जी बैठे हुए हैं, भारतीय नारी का जो कर्तव्य बोध है वो रमेश पोखरियाल जी ने अतीत की परछाइयां कहानी के अंदर दिखा कि बेटा जहां है बेटा फिर आएगा, यह कहकर, यह सुनकर उसकी बात को उसको आशीष देती है, बेटा है जहां है खुशहाल रहे। हम आज के समय में नमस्ते करने के पैसे मांगने लगे हैं, उस समय पर अगर ऐसे पात्र, ऐसी रचनाएं रचती हैं तो वो एक असली साहित्य होता है। दूसरी कहानी है उनकी अनजान रिश्ता। हम लोग हमेशा लगातार पढ़ते चले रहे हैं, वृद्ध विमर्श हो रहा है और इसके ऊपर हो रहा है कि रिश्ते आज कैसे बनते चले जा रहे हैं। पल भर के अंदर रिश्ते, जब तक आप किसी के काम आते तभी तक के रिश्ते रह गए हैं, उसके बाद रिश्ते नहीं रह गए। आज रामा जी अगर मुझसे कोई बात कह दे या मैं उनसे कह दूं एक काम कर दें, अगर नहीं किया तो रामा जी अलग नाराज हो जाएंगे, शुक्ला जी ने काम नहीं किया। अब रिश्ते उस तरह से रह गए। रिश्ते इंसानियत की बुनियाद होते हैं। तो अनजान रिश्ता उस रूप में रमेश पोखरियाल जी की दूसरी कहानी है, जिसके अंदर उन्होंने दिखाया है कि एक सुलक्षणा नाम की लड़की है और उसके दीनानाथ उसके ससुर होने वाले हैं, उनके बेटे अनुपम से उसकी शादी होने जा रही है, बचपन के मित्र हैं। शादी से 3 दिन पहले अनुपम की मृत्यु हो जाती है। मैंने कहा ना, भारतीय सांस्कृतिक बोध को पैदा करने वाले असली साहित्यकार होते हैं, और झंडा लेकर अलग खड़ा हो देने वाले वो साहित्यकार नहीं होते, वो किसी के नेता हुआ। यमराज से अगर सावित्री लेकर आती है, और यह असलियत कहानी है पहाड़ों की। ससुर जो बना नहीं, बेटे के गम में अपाहिज हो गया, जिसके साथ जीवन काटना था वो रहा नहीं, मांग भरी नहीं, और केवल एक साथ रिश्ता जो बनना था उसके लिए पूरा जीवन अपने ससुर को अपने पिता की तरह से मान लेना। ससुर और बहू का विश्व के अंदर ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिले। पूरा जीवन, क्योंकि हम तो कहते हैं बहू क्या होती है, बहू तो बेटी से बढ़कर होती है। इस घर को भी देखती है, और हमारे घर को अगर बनाना है तो वही होता है। रमेश जी की सोच देखिए आगे क्या कहते हैं। जो दीनानाथ अपाहिज हो चुके हैं, बहुत मना करते हैं, बेटा मेरे लिए अपना जीवन ये ना कर। नहीं मानती, कहते ठीक है, अगर तूने नहीं मानना मेरी बात तो मेरी अपने पिता की तरह से एक बात मान ले। बेटा आगे पढ़ाई कर, एमए कराते हैं, पीएचडी कराते हैं, लेक्चरर लगवाते हैं, देहरादून में लगती है वो लड़की। एक विकलांग जो अपाहिज हो रखा है, विकलांगता के अंदर छुपी जो सकारात्मकता है, जिन्हें हम विकलांग समझकर उपेक्षित कर देते हैं, वास्तव में वो विकलांग नहीं। रमेश पोखरियाल जी बताते हैं मानसिक रूप से हम विकलांग हैं, जो मानसिक रूप से मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते, जो आदमी और आदमी के बीच पनपता हुआ जो विश्वास है उसे नहीं समझते, विकलांग हम हैं। तीसरी कहानी इनकी है कि गेहूं के दाने। 12 कहानियां हैं, सबके ऊपर नहीं बोलूंगा, इसी कहानी को लेकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। गेहूं के दाने, हम सबने काला बाजारी को देखा है और आज भी देख रहे हैं। और उड़ीसा के अंदर काला हांडी के अंदर जो अकाल पड़ा था, काला बाजारी हुई थी, जिसमें सेठ नेता लोग किस प्रकार धन कमाने के अंदर गोदामों के अंदर गेहूं रख लेते हैं। तो उसी का पात्र एक विनायक है। लोग भूखे मर रहे हैं, सरकार द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि
गरीबों को अनाज बेचा जाए, गरीबों को मुफ्त दिया जाए, लेकिन वो मुफ्त नहीं दिया जा रहा, वो सड़ गया है और उस सड़े हुए को भी फैक्ट्री में शराब बनाने के लिए दिया जा रहा है। मित्रों, मंच पर लीलाधर जी बैठे हुए हैं, उनको नमन करता हूं। एक बहुत बड़ा नाम और एक छोटे व्यक्ति के रूप में आपके सामने ये रख रहा हूं। क्या काला बाजारी केवल अनाज की होती है? रमेश पोखरियाल जी ने बहुत सूक्ष्म रूप से बोला, काला बाजारी चिकित्सा के क्षेत्र में भी है, काला बाजारी साहित्य के ही क्षेत्र में है। ये जो कट पेस्ट वाला जो साहित्य चलने लगा और हमने बड़ा बड़ा साहित्यकार बना डाला। साहित्य तो मानवता और आपस में जोड़ता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। आज इस मंच से उस कट पेस्ट, उस काला बाजारी को लाकर ऐसे लोग इस मंच पर आए और दूर दूर तक मेरी ये बात जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी बात पूरी हुई। और विश्व रंग के संदर्भ में अगर समय हो तो एक कहानी का और तो बोल सकता हूं सर। मैं समय हो तो एक कहानी के बारे में और बोल दूं जी। हाँ, इसी के कहानी एक और है, अंतहीन, कि दुखों की जो ये रमेश जी ने जो भी पात्र लिए हैं वो समाज के हाशिए पर लिए हुए लोगों के लिए हैं, किसी धनाढ्य वर्ग के लोगों के पात्रों को लेकर नहीं लिखा है, क्योंकि वो गांधी जी की तरह से मानते हैं जो समाज के सबसे पीछे छुपा हुआ व्यक्ति है, अगर उसके दर्द को समझ लिया तभी व्यक्ति मानवता से जुड़ पाएगा। झुमकी नाम की पात्रा है और उस पात्र कहानी को आप पढ़ेंगे तो आपको निर्मला याद आने लगेगी। किस प्रकार गरीबी के कारण, मजबूरी के कारण और इन वर्ग में रहने वाले लोग अपनी बुराइयों के कारण भी अपनी बेटियों का क्या हाल बना देते हैं। और झुमकी जो 16 साल की है, उसी इलाके में रहने वाले एक लाला की उस पर नजर पड़ती है और अपने पिता का रुपया कर्ज माफ करने के लिए उसकी पूरी जिंदगी उसके दांव पर लगती है। और लाला उसके पर हमेशा, जैसे निर्मला में हमने पढ़ा, हमेशा शक करता है, मारता है, पीटता है। उसके लिए औरत औरत नहीं, देह है। ऐसी झुमकी भारतीय बेटियां कहीं भी हों, किसी भी रूप में, वो श्रद्धेय हैं। उन बेटियों का कोई दोष नहीं अगर कोई बाहुबली गुंडे उनके साथ कुछ कर सकते हैं। उनके साथ हम कंधा मिलाकर उन्हें अपनाएं और सुरक्षित करें। बेटियां अगर सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं, समाज सुरक्षित है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। विश्व रंग का गान हमेशा गाएंगे, विश्व रंग के मान को हम फैलाएंगे। विश्व रंग साहित्य सृजन का दर्पण है, हिंदी में हम विश्व रंग भर जाएंगे, हिंदी में हम विश्व रंग भर जाएंगे। इसके साथ अपनी वाणी को रंग दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुधांशु जी, आपने काफी ज्वलंत मुद्दों को उठाया और काफी बड़े और अच्छे संदेश सब तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच से जुड़ने के लिए। मैं आगे की श्रृंखला के लिए रामा जी को मंच सौंपती हूँ। रामा जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी जी। अभी आपने सभी प्रतिभागियों को सुना और अब इस कड़ी को आगे ले जाते हुए मैं विनम्र निवेदन करूंगा अपने लीलाधर मंडलोई जी से कि वे भी इस मंच को संबोधित करें। लीलाधर मंडलोई जी। मैं सारे प्रतिभागियों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। ये एक विशेष आयोजन था। हम कोरोना की जिस त्रासदी से गुजर रहे हैं, हमने अपने कार्यक्रम का आरंभ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किया था। और आज का दिन बहुत भारी है, और वो इसलिए भी कि विशेष रूप से ये महेंद्र गगन की स्मृति को समर्पित था। और
एक बात याद आती है कि मृणाल जी ने जो निबंध यहाँ पर पढ़ा था, वो उन्होंने आदिवासी सभ्यता को लेकर पढ़ा था। ऑस्ट्रेलिया और छत्तीसगढ़ और खासतौर पर बस्तर के आदिवासियों पर केंद्रित था। तो हम सभी आदिवासी सभ्यता के वंशज हैं। आदिवासी हमारे पूर्वज हैं। हम उन्हें आज भी भित्ति चित्रों में देखते हैं और हम उनकी ही तरह प्रकृति की पूजा आज भी करते हैं। आज के रंग बदल गए हैं, लेकिन आज के जो गेरू रंग है उनसे अब भी चित्र बनाए जाते हैं। और जैसा कि कहा गया कि गोदना एक बहुत अहम परंपरा है, वो व्यक्ति की अस्मिता से जुड़ी हुई है। तो टैटूज आज भी लगाए जाते हैं, तो वो एक तरह से कायांतरण है उस परंपरा का। और ये शाम पूर्वज परंपरा को समर्पित रही है। कोरोना के इस त्रासद काल में जितने भी लेखक और कलाकार हमारे बीच नहीं है या कहें गुजर गए हैं, वे दरअसल पूर्वज हो गए हैं। और पूर्वजों की बात तो आपने मृणाल जी के निबंध में सुनी ही। इसके अलावा तिथिदानी हमारे बीच में थी। बहुत हिम्मत के साथ उन्होंने अपने पिता का संस्मरण सुनाया। उनके घर में जो त्रासदी हुई है, हम उससे अभी उभरे नहीं। उन्होंने अपनी माँ को खोया है और उनके पिता अकेले हो गए। लेकिन जिस हिम्मत के साथ उन्होंने संस्मरण पढ़ा, वो अपने आप में एक उदाहरण है किसी लेखक के बहुत ईमानदार जीवन का। आशा मोर जी की लघु कथाएं, श्रृंखला और वृद्ध मन, और खास तौर पर जो वृद्ध मन लघु कथा है, वो बहुत मार्मिक लघु कथा है। और एक जो हमारी परंपरा की जो एक लंबी विरासत है, चाहे वो मृत्यु के बाद की हो या मृत्यु के लिए हो, उसकी तरफ वो इशारा करती है। बलराम जी ने मृत्यु और जीवन की कविताएं सुनाई जो कि बहुत सामयिक थी। सुधांशु जी की समीक्षा हमारे साथ थी। उन्होंने 3 कहानियों या कहें 4 कहानियों पर अपनी बात रखी और जिन कहानियों की तरफ संकेत किया वो दरअसल मानव मन की कहानियां हैं। चाहे वो पहाड़ से आती हूँ, चाहे वो आदिवासी लोक से आती हूँ, या टोबैगो में लिखी जा रही। तो इस तरह से साहित्य एक विश्व परिवार का हिस्सा है। और इस तकलीफ भरे माहौल में मैं महेंद्र गगन की अनुपस्थिति से बहुत आहत हूँ। भोपाल में मेरे जो चंद मित्र थे, उनमें एक बड़ा नाम महेंद्र गगन का था। वो इसलिए नहीं कि वो लेखक या पत्रकार थे, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनके कंधे पर सर रख के अपना दुख हल्का किया जा सकता था। वो बहुत गहराई वाले आदमी थे। उनसे आप अपने दुख, सुख और अपनी तमाम तरह की बातों को शेयर कर सकते थे। अकेले में हमने बहुत सारी शामें गुजारी है और उन शामों का जो केंद्र हुआ करता था वो अमूमन दोस्तियां हुआ करता था। दोस्तियों के संदर्भ हुआ करते थे और हम लोग उन लोगों को याद किया करते थे जो वाकई हमारी दुनिया में सही मायनों में कह सकते हैं बचे खुचे इंसान हैं, जो प्रेम,
को जानते हैं, जुलूस को जानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। मैं अपनी सारी बातें बहुत बिखरी बिखरी से कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि कल जब हम वक्त का एल्बम पलट रहे होंगे, कितना मलबा हटाएंगे, कितनों को ढूंढना होगा। ऐसा लगता है बहुत धीमी सी सुनाई दी है सदा, देखो हमसे कोई बिछड़ गया है पीछे। बड़ा अजीब सा समय है और हम सब मक्तल के दायरे में हैं। कब यहाँ कौन मरे, कब किसे गवाह करें। ऐसी स्थिति में आज न केवल हिंदुस्तान बल्कि ये दुनिया है। इसलिए जो लोग हैं उनसे एक अच्छा, एक ईमानदार रिश्ता और प्रेम और करुणा, ये सब हम बचा सकें तो मुझे लगता है कि जो लोग हमारे बीच में नहीं है, बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जिनकी यादें ताज़ा हो रही हैं। मैं समझता हूँ ये सिर्फ हिंदुस्तान का मामला नहीं है। जब महेंद्र गगन को याद करता हूँ तो कुछ यादें याद आती है कि इन रत जगहों में याद आई अपनी कुछ आवारगियां, कुछ ख्वाब और कुछ बदमस्तियां। क्या मिला, क्या खो दिया मालूम नहीं। रात का तारीख जंगल, खुश्क मौसम, लंबी रातें, एक है परछाई, एक ही चेहरा। अब ये पागल इश्क में भूला सभी खुशफहमियां। मालिक भला तू ही बता, ये क्या हुआ, क्यों कर हुआ। तू भला यूं भूल कर ना मेहरबा कैसे हुआ। तो ये ऊपर वाले भी, जिनको हम ईश्वर, खुदा और कई नामों से जानते हैं, ऐसा लगता है वो भी हमें भूल गया है। अब ऐसे में तो हम इसी तरह से याद कर सकते हैं, कुछ शामें अपने गुजरे हुए लोगों की याद में मुनक्किद कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते, हम लिखने पढ़ने वाले लोग, कि कोई ये कहे सुनाएगा कौन हमारे बाद हमारी दास्तां, सुनाएगा कौन हमारे बाद हमारी दास्तां। ये जमाना तो हमारे सामने गूंगा हो चला, ये जमाना तो हमारे सामने गूंगा हो चला। तो मित्रों, हम लिखने पढ़ने वालों की सबसे अहम जिम्मेदारी इस बात की है कि हम अपने वक्त में गूंगे ना हो। और वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ लिखने पढ़ने के माध्यम से, अपनी कलाओं के माध्यम से हमें दिया है, हम उन्हें याद करें। और इस काल में अगर संक्रमण नाम की कोई चीज है तो मैं तो ये कहूंगा कि ये प्रेम, ये करुणा आओ और हम सबको संक्रमित कर दो ताकि ये दुनिया बच सके। बस यही कुछ टूटी फूटी सी बातें हैं। महेंद्र गगन के बहाने हम इतना ही या ऐसा ही कुछ कह सकते थे। और मैं साहित्य के विश्वरंग का बहुत बहुत आभारी हूँ। तक्षक जी हैं, शिवांगी जी हैं, आशीष कपूर हैं,
उन्होंने सचमुच इस विश्व रंग को आज इतना मौजू बनाकर एक मानी दे दिया है कि हम लोग उन तमाम लोगों के साथ हैं जो हैरत ज़दा हैं, जो तकलीफ में हैं, जो अपनी जिंदगी की सांसें हम लोगों से मांग रहे हैं, और वो लोग जिनके संघर्ष में हम लोग शामिल हैं, हम कम से कम उन्हें एक नैतिक बल दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप तमाम लोग इस कठिन घड़ी में उन तमाम लोगों को जरूर याद करें जो अभी हमारे बीच हैं और अपनी जिंदगी की लड़ाई में हैं। उनको याद करने से, उनसे बात करने से मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें उस नैतिक बल से ठीक हो सकती हैं। तो हम जहां हैं वहां ठिठके ना रहे। हम भय में, असुरक्षा में बहुत ठिठक गए हैं। तो इस ठिठक को तोड़िए और उनके साथ हो जाइए जिनको आपकी जरूरत है और जिनकी जिंदगी की सांसों को हम सबकी जरूरत है। मैं अपनी बात इन्हीं कुछ बिखरी बिखरी पंक्तियों के साथ समाप्त करते हुए आज के सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मंडलोई जी। आपने बहुत मार्मिक बातें कही, बहुत प्रेरणादायक बातें कही, हम सबको इस समय से निपटने के लिए प्रेरित किया। महेंद्र गगन जी को समर्पित इस आयोजन की बात को धन्यवाद के सिरे ले जाते हुए मेरा दिल भारी हो रहा है कि हमारे बीच से कितने लोग नहीं हैं, अनगिनत लोग नहीं हैं, अनगिनत कलाकार नहीं हैं, अनगिनत साहित्यकार नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे सभी श्रोताओं को अपने हृदय से साहित्य का विश्व रंग की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं हमारे सभी प्रतिभागियों का, आशीष कपूर जी का जिन्होंने संचालन को संभाला, संचालन भार को, तकनीकी संचालन को संभाला। शिवांगी जी का भी बहुत बहुत आभार। और मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि इस समय जो भी स्वस्थ कर्मी मानव जीवन को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, वे भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसे लोग जो देश और विदेश में मानव जीवन को बचाने के लिए आर्थिक सहायता दे रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत बहुत आभार। महेंद्र गगन जी को समर्पित आयोजन में आप सभी श्रोता मित्रों का बहुत बहुत आभार मैं, और इन्हीं शब्दों के साथ इस आयोजन की समाप्ति। प्रणाम, नमस्ते।